चलो बच्चों, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर अच्छी तरह से खत्म हो गया है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को छोड़ के हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आज रिवाइज करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के, और हम कोशिश करेंगे कि हर तरह के टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाए ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए आपका इस चैप्टर का। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका। सोनी भी एंटर करें, सोनी को भी एंटर करवा लो भाई। आ जाओ सोनी जी, कोई बात नहीं रुचि जी, आप सही टाइम पे, आप लेट नहीं हो, ठीक हो। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, सभी हम बस सब आके हम बैठे ही आराम से, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी कहीं दे रखा है आपका। पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन आपका कि आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है, एक कॉनकेव मिरर दे रखा है इस तरह से, ठीक है। आपके सामने कॉनकेव मिरर है। क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन को मैं आपको लगभग 2 मिनट का टाइम दूंगा करने के लिए। 2 मिनट से भी कम टाइम में आपको क्वेश्चन करना चाहिए, और उसके बाद फिर अपन मैं सॉल्व करूंगा। हर क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करूंगा, चिंता मत करो। बहुत ही ज्यादा जब तक इजी नहीं आ जाएगा, जब तक थ्योरेटिकल नहीं आ जाएगा, तब तक मैं सॉल्व करता रहूंगा। तो आपको क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि आपका इस तरह से एक रे आ रही है यहाँ पे, इस तरह से एक रे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और इस रे का इन्होंने नाम कर रखा है कुछ कुछ। चलो एक पॉइंट नाम दे देते हैं। इसका नाम दे रखा है इन्होंने एम, इसका नाम दे रखा है इन्होंने आई, और ये क्या होगी आपकी, ये आपकी हो गई, यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और ये आपका पी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। सवाल में दे रखा है गिवन दैट एम आई इज पैरेलल टू सी पी। सीपी का मतलब और कुछ नहीं, सीपी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है। और आपको बोल रखा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, फाइंड द फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑफ एम आई ही टकरा रही है, रे है आपकी, इस पर टकरा रही है। इससे बोला गया, सवाल में हमसे बोला गया है कि जब आपका टकराती है इस पे, जब आपका टकराती है तो उसके बाद वो क्या करती है, वो कुछ इस तरह से करके जा रही है। ध्यान देना, वो बाद का डायग्राम देना भी जरूरी है, क्योंकि बाद का डायग्राम नहीं देगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इस तरह से आपकी रे जा रही है, ठीक है, इस तरह से रे जा रही है आपकी। उसने बोला कि आपका इस तरह से रे गई है, तो बताइए कि आपका क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इस केस में। कोशिश करो निकालने की। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, सी 45 डिग्री, एंड डी इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताइए। ये एम आई और जो रे है, ये दोनों रे दे रखी है। जो एम आई है वो क्या होगी आपकी, मुंबई इंडियंस मत बोलना, मार दूंगा, ठीक है। ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, और जो बाद में जा रही है आई से गुजर की, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा आपको दे रखा है सवाल। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अच्छा सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है। सवाल में पूरी लाइन लिखी हुई थी कि रे एम आई इंसिडेंट अपॉन अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू पी आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो तो मैंने आपको डायग्राम बना के दे दिया है। तो इसका आंसर है 60 डिग्री। देखते हैं बाकी लोगों का आंसर, देखते हैं, जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम बचा है, क्लास में जल्दी करते हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ। आकाश का आंसर है 45 डिग्री। और कोई आंसर देना चाह रहा है? हैप्पी जी का आंसर भी 45 है, इंशा जी का भी आंसर 45 है, 3-4 बच्चों का आंसर 45 है। फैज का आंसर 60 डिग्री है। चलो शुरू करते हैं अपना काम। तो सोल्यूशन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, पर हाँ किया जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मान लो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाता हूँ डायग्राम को, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियरली दिखाई दे। इस तरह से आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब सुनो, मैंने अगर बनाया है यहाँ पे आपका दोनों रेस को जो आपकी हैं, पहले तो मैंने बना दिया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो आपके सीपी दिखा रहा है। दूसरा आपका एक और रे है, वो वाली, ये वाली रे है, ठीक है, ये होगी। और ये बाद में कहाँ से पास कर रही है, बाद में आपकी यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया। अब एक बात तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए,
एक बात तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए क्या, कि अगर ये आपका कोई सर्कल होता है, इतनी बात समझना, कोई सर्कल होता है और सर्कल पे मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ कहीं भी पॉइंट पे, किसी भी सर्कल के पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल डालता हूँ तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है उस सर्कल के। अबे ये बात तो पता है ना, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि याद रखो, मान लो कोई भी पॉइंट है तो यहाँ टेंजेंट है, टेंजेंट पे अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर बनाऊंगा जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं तो हमेशा सेंटर से पास करती है। पता है ना ये बात कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, रेडियस जो होता है वो होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, देन वो 100% आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास करना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, वो हम 100% आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास करना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात समझ गई, मतलब ये सी से पास करेगा। ये पी पॉइंट दे रखा है आपको, ये आई पॉइंट दे रखा है, और आपका ये एम एक पॉइंट यहां से मान लो दे रखा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो साफ सीधी बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल, नॉर्मल क्या, ये वाली लाइन जो डैश डैश वाली लाइन है, ये किसकी तरह काम कर रही है? ये नॉर्मल की तरह काम कर रही है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन एम आई यानी इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद रे यहां जा रही है, तो ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी क्या होता है? वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं? हमेशा बच्चों बराबर होते हैं, बात जानते हो नहीं? एंगल ऑफ, देखो सिर्फ फिगर फिगर में पूरा सवाल निपट जाएगा, फिगर फिगर में पूरा सवाल निपट जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। अब ध्यान दो दूसरी चीज पे, अगर दूसरी बात पे मैं ध्यान देता हूँ तो देखो कि ये वाला ये वाली क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या पैरेलल बोल रखी है मैंने, देखा ना उसमें, एम आई इज पैरेलल टू सीपी, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपकी? पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है, अगर नहीं पता तो सुन लो इस बात को, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो मैं जानता हूँ, सर मान लीजिए दो लाइन पैरेलल है, तो मैं जानता हूँ क्या, कि ये वाला एंगल जो होगा तो वो इसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। खुद सोचो, अगर मेरा ये लाइन पैरेलल है इस नीचे वाली लाइन के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे? आपके बराबर, यानी ये भी क्या होगा? ये भी आपका थीटा निकल के आएगा। अरे ये भी थीटा निकल के आएगा ना, किसी को कोई शक तो होना नहीं चाहिए इस बात में। हाँ सर ये भी थीटा निकल के आएगा। तो क्या मैं यहाँ से साफ साफ बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से साफ साफ बोल सकता हूँ कि आपके कौन कौन से एंगल आ गए यहाँ पे? एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एम आई सी, एंगल एम आई सी भी थीटा है, ठीक है, उसकी वजह से आपका एंगल सी आई पी भी थीटा हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो किसी को डाउट हो तो ये समझो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। अब क्योंकि आपकी एम आई और ये वाली नीचे वाली लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा और ये थीटा। अब बात समझते हैं तीसरी, सुनना, अगर मैं तीसरी बात पे ध्यान दूं, अगर मैं तीसरी बात पे ध्यान दूं, समझना, इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को, इस सी, इसको आईपीसी को, आईपीसी ट्रायंगल के बारे में बनाता हूं आपके सामने। ये डैश वाली लाइन है, ये हो गया आपका पी, और ये हो गया आपका यहाँ पे सी से आने लाइन पी, ये हो गया आपका आई, बहुत खास ध्यान देना है यहाँ पे, सी। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी दो एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी साथ वाली साइड भी क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? आपकी बराबर होंगी। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। अब एक और बात ध्यान दो, सर्कल में कोई भी लाइन जो सेंटर से निकलती है और सर्कल के एंड पॉइंट को छूती है, वो कितने के बराबर होती है? सर वो रेडियस के बराबर होती है। तो सीपी किसके बराबर हो जाएगा? सर सीपी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। हाँ, अगर ये आर के बराबर है तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी प्रूव किया कि दोनों क्या है आपके बराबर हैं, क्योंकि एंगल दोनों के बराबर हैं। अब एक और बात पे तुम ध्यान दो, ये जो लाइन है सी से लेके आई तक, सी से लेके आई तक पे अगर ध्यान दो, ये वाली लाइन पे, तो ये वाली लाइन भी तो क्या है? ये भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर्कल तक जा रही है। मैंने क्या बोला? अगर कोई भी सर्कल है और सेंटर से कोई भी लाइन कहीं भी डाल दो सर्कल पे, उस सबकी सब लाइन किसके बराबर होती है? आर 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 के बराबर, यानी सी और आई ये भी किसके बराबर होंगी? ये भी आर के बराबर होंगी। मतलब तुम्हें जो ट्राइंगल मिल रहा है, वो कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि साफ सी बात है कि तीनों साइड क्या है आपकी? बराबर है। अगर इक्वल ट्राइंगल मिल रहा है तो इसका भी मतलब ये भी क्या होना चाहिए? ये भी थीटा होना चाहिए। और एक्सक्यूज मी, हर बच्चा जानता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में, हर बच्चा यहाँ बैठा वो जानता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका हर एंगल किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। नहीं पता तो यहाँ से सिंपल बोल सकते हो ना, 3 थीटा इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आपका थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री निकलता आ जाएगा। आया नहीं आया? बहुत बेहतरीन सवाल, लेकिन सिर्फ फिगर फिगर में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने भी आंसर 45 डिग्री किया है उनको समझ में आया होगा कि फैज का आंसर बिल्कुल सही था, 60 डिग्री। आई होप कि फैज ने यही वाली बात सोची होगी, तो ये आंसर 60 डिग्री होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कोई मतलब सिर्फ आपको फिगर समझनी है, अगर आपने फिगर समझ ली तो आप क्वेश्चन में आंसर निपटा दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए।
बाकी सबको समझ में आ गया है ना? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे अभी। अब नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सुनो, मतलब आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत हार्ड है, पर हाँ इतना जरूर बोलूंगा वो कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आईआईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है आईआईटी का। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको लिखने करवाने से पहले अगर मैंने ये बोल दिया ना कि क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का है, तो आधे बच्चे वहीं ढेर हो जाएंगे। अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन बोल दिया कि क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का, तो आधे बच्चे वहीं ढेर हो जाएंगे। लेकिन जिन जो ढेर नहीं होंगे वो इस क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सर लास्ट वाला पार्ट रिपीट, तो लास्ट वाला पार्ट क्या बोला मैंने? तो देखो, इस ट्रायंगल को मैंने बोला कि इस ट्रायंगल को देखो एक बार प्लीज ध्यान दो सबके सब बच्चे, कि भाई प्लीज अच्छे से क्वेश्चन का जब भी मैं सोल्यूशन कराया जाए तो ढंग से ध्यान देना, क्योंकि बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार सोल्यूशन बन गया उसके बाद ना उसमें हौच पौच ज्यादा हो जाती है। ये आई पी सी ट्रायंगल उठाया मैंने, ठीक है? क्या मैंने ये तो पहले प्रूव कर दिया था, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब मुझे पता होना चाहिए ये वाली बात आपका, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है? बराबर। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। अब मैंने क्या कहा कि सी से और आई को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है। सर्कल से सेंटर और सर्कल के पॉइंट को, सर्कल से सेंटर और किसी पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है। यानी ये वाला लाइन क्या है आपकी? रेडियस के बराबर। ये रेडियस है। इस सी पी भी किसके बराबर हो जाएगा? ये भी रेडियस के बराबर होगा। और मैंने अभी प्रूव किया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर थे, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी सारी साइड बराबर, यानी इक्वल ट्रायंगल, और सारे इक्वल ट्रायंगल में आपका एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है पर आप लोग कर लोगे इतना भी मुझे पता है। तो देखो, क्वेश्चन आपका बोलता है कि आपके पास में फिर से एक कॉनकेव मिरर है, फिर से आपके पास में एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है? फिर से कॉनकेव मिरर है और आपको एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -40,1। माइनस का मतलब क्या हो गया? साफ सी बात है, एक्स माइनस का, यानी पोल को आपने ओरिजिन लिया है, ठीक है? पोल को आपने क्या लिया? ओरिजिन की तरह लिया। और जनरली पोल को मैंने लिखवाया था कि पोल ओरिजिन की तरह लिया जाता है। ये हो गया। आपको एक, अब आपको यहाँ पे क्या है? एक कॉन के मिरर दे रखा है और उसका पोल 0 0 पे दे रखा है, और आपको प्रिंसिपल एक्सेस, आपको ये प्रिंसिपल एक्सेस जो है इसको मैंने एक्स एक्सेस बोल रखा है। प्रिंसिपल एक्सेस मैंने एक्स एक्सेस मान रखी है। चलो ये वाली बात भी समझ गई। अब मैंने बोला था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपका, वो मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है आपका जिसकी कोऑर्डिनेट्स है जो 40 -40,1 पे रखा है। सवाल है आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, पर हार्ड नहीं है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। प्लस लेना है माइनस लेना वो सब आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन है आपका आईआईटी एडवांस का। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 पार्ट में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। मिरर के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका फोकल लेंथ क्या होती है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। करी को ट्राई। आपके पास में 1.5 मिनट के आसपास टाइम है। 1.5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली में। मैं हिंट देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना है। 2 पार्ट से मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक बार, मैंने बताया था ना कि एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस ये हमेशा पैरेलल टू आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं, और दूसरा हाइट वाला कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तुझे नमस्ते, कैसी हैं आप? तो जी, जो मोमेंटम होता है, आपने एक सवाल पूछा था, मोमेंटम होता है वो टाइम पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जनरली टाइम पे डिपेंड करता है वो कुछ वो हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि टाइम पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, वो हमारी मर्जी नहीं है। मोमेंटम कांस्टेंट भी हो सकता है, मोमेंटम टाइम पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमेशा। मोमेंटम हमेशा मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इतना पक्का है। बताइए क्या आंसर आ रहा है बाकी बच्चों का, कोशिश करिए निकालने की। ठीक है, अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा -40। ध्यान दो, वापस मैं बोल देता हूँ एक बार कि इस क्वेश्चन में आपका, इस सवाल को थोड़ा सा 2 तरीके से सोचना है, ठीक है? इस सवाल में आपको 2 तरीके से सोचना है। आप ये जानते हो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में तो जानते ही थे, इसमें बताने वाली बात है नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के, भाई मैंने -40,1 का मतलब क्या होता है कि -40 गया मैं एक्स में और 1 गया मैं वाई में, प्लस है तो ऊपर गया, तो आपको ये 1 ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ मतलब आपको एच ओ दे रखा है, ये 1 हो गया ऊपर। और एक्स में मतलब पीछे की तरफ आया यहाँ पे कितना? 40 गया, तो ये आपको ये चीज दे रखी है -40 और 1 से। तो यू क्या हो गया? -40 हो गया। एच क्या हो गया? सर ऊपर की तरफ है तो एच ओ क्या हो गया आपका? वो 1 हो गया। इतनी जानकारी तो मुझे यहाँ से मिलती है। बाकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? सॉरी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोकल लेंथ हो जाएगा -r/2। माइनस क्यों लिखूंगा? कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, सबको पता होना चाहिए बात। तो ये हो जाएगा आपका -5 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ। ये सारी चीज पता लग गई। अब मैं बात करता हूँ मुझे क्या क्या पता करना है। जो देखो,
अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? क्या ऑब्जेक्ट आपका जो रखा है, क्या ये आपका 5 सेंट आर कितना 10 से ही उधर रखा है? मतलब कोई कॉनकेव मिरर में अगर कोई कॉनकेव मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? क्या उसकी इमेज आपकी बिटवीन, क्या उसकी इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड एफ बनती है, राइट? और कैसी बनती है? रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और आपकी स्मॉल साइज की बनती है। तो जो भी आंसर, देखो ऑप्शन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका ये ऑप्शन चेक। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना चाहते ना, कुछ बच्चे तो ऑप्शन से आंसर करके आ जाएंगे इसके। ठीक है, पहली बात तो जो भी आंसर आने वाला होगा, जो भी हाइट का आंसर आने वाला होगा, पहली बात तो नेगेटिव में आएगा। जो भी हाइट का आंसर आने वाला होगा वो पक्का नेगेटिव आएगा। और जो भी आने वाला होगा वो आपका 1 से तो छोटा आएगा। यहाँ पे जो भी आने वाला होगा ना उससे छोटा आंसर होगा। आप 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, जो भी आएगा वो 1 अपॉन डैश कुछ आएगा। कुछ भी आएगा, मुझे पता नहीं क्या आएगा, वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा, पर इतना आएगा। तो यहाँ से कुछ बच्चों के आंसर तो यहाँ से ठीक हो जाएंगे। अगर माइनस नहीं देखा तो वहां पे वो ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात कि आपका माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरी बात अगर मैं इसका v जो निकालूंगा, v मतलब ये एच आई क्या होगा? एच आई मुझे y के बारे में बताएगा और v मुझे x के बारे में बताएगा, इमेज के। तो v, क्या v भी जो होगा वो भी नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज है ना इस तरफ, ये आपका ओरिजिन है तो इसके पीछे आ रहा हूं, तो v भी नेगेटिव। अगर कोई भी ऑप्शन आपका नेगेटिव के साथ नहीं है तो वो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो वहां पे भी एक ऑप्शन कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी v आने वाला होगा वो 100% आपका पहले वाले से तो कम ही होगा। जो भी आने वाला होगा पहले वाले से कम होगा, यानी अगर 40 था पहले तो जो भी आंसर वन आने वाला होगा 40 से तो वो कम ही होने वाला है। तो ये तरीके हैं आपके ऑप्शन को चेक करने के। ऑप्शन से भी कई बार आंसर आपके बिना पेन उठाए भी आते हैं, तो ये सारी दिमाग लगाना है आपको। लेकिन अगर हम लगाएं बी निकालने के, तो बी निकालने का तरीका क्या है? 1/v प्लस 1/u। बी निकालने का तरीका क्या है? गलती कर दी रे तू। v निकालने का तरीका है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। तो 1/b मुझे निकालना है। अब मैं रखता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/40 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/5 आ जाएगा। तो वो यहाँ बच्चे छोटी मोटी गलती करते हैं, कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को एफ के बराबर लेते हैं। ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि गलतियां कॉमन है, इसलिए मैं इस तरह क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपसे ये सारी गलतियां तो पॉसिबल, मतलब कम से कम हो सके। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 5 8 या 40 ऊपर 8 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 40/7 आएगा कि शायद आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 5, एलसीएम से कर रहा हूँ अगर मैं, -8 प्लस 5 1/40। तो ये आपका आ जाएगा आपका -7/40, विच मीन्स कि v की वैल्यू क्या आएगी आपकी? -40/7। मैंने आपको कहा था कि v कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। मैंने कहा था पहले, नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपने थोड़ा सा सही किया है। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था आपसे, हेलो मंदिर कैसे हो आप, मैंने ये भी कहा था आपसे कि आपका 40 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। 40 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये वाली बात आपने, इसका मतलब जो भी निकाला है आंसर सही निकाला है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स ऑफ इमेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स ऑफ इमेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कि हाइट के बारे में। तो हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना। इन केस ऑफ मिरर क्या होता है? -v/u होता है। गलती मत कर देना प्लस का इसकी, अगर प्लस माइनस की गलती तो सबसे बड़ी गंदी गलती होती है आपकी रे ऑप्टिक्स में। तो एच आई निकालना है मुझे। एच आई अपॉन एच ओ कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। वी माइनस वी कितना है? -v है आपका -40/7। वी कितना है? वो भी -40 है। साइन की गड़बड़ मत करना, एक और माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके दोनों माइनस में, ये माइनस चला जाएगा, ये 40 से 40 चला जाएगा। तो एच आई आपका क्या निकल के आएगा? इट विल कम आउट टू बी -1/7। नेगेटिव आना चाहिए था, मैंने पहले कहा था नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ भी रहा है। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई ऑफ इमेज। ये क्या हो जाएगा? वाई ऑफ इमेज। बस खत्म हो गया। तो आपके इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या, वो एक्स और वाई में लिखते हैं अपन, एक्स और वाई में लिखते हैं अपन। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके? -40/7 कॉमा -1/7 विल बी योर आंसर। आया कि नहीं आया? हर बच्चे को समझ में जो आया बैठा है, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में मैं, कोई बच्चा ये तो नहीं बोल सकता क्वेश्चन हार्ड था। कोई क्वेश्चन ये तो नहीं बोलेगा ना यहाँ पे क्वेश्चन हार्ड था। हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, राइट? ठीक है, हार्ड नहीं था क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्चुअल बहुत था क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल था, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट भी क्या उसने भाई, ये दो आपको दो ही तो फॉर्मूले याद करने हैं आपको कौन के मिरर में। एक आपका मैग्निफिकेशन वाला जो आपने एच आई अपॉन एच ओ में यूज कर लिया, दूसरा आप यूज करते हो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, दोनों को लगा दिया इसने। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये, देखो। और आप में से काफी बच्चों ने सही कर दिया ये। ठीक है, छोटी मोटी गलती करी वो बात अलग है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। तो कुछ नहीं, आईटी एडवांस को हुआ बना के जो लोगों ने रखा है ना, वो इसलिए बना के रखा है ताकि उनकी एक औकात बनी रहे आईआईटी की। आईआईटी का औकात मैं मानता हूँ बहुत है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आईआईटी के सवाल आप लगा नहीं सकते। आप आईआईटी के सवाल लगाओ तो बड़े जल्दी से। अभी मैं शायद आज रात को या कल सुबह आपको आईआईटी की वो भेज दूंगा, आईआईटी मेंस के क्वेश्चन भेजूंगा रे ऑप्टिक्स की।
ठीक है, आज रात या कल आपको आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, तो आप उनको लगाना। और मैं आपको एक काम करूंगा, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको नीट का मॉड्यूल भेजा ना, उसमें जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो प्लस आपके आईआईटी के जो आईआईटी मेंस के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो दोनों भेज दूंगा, उनके सोल्यूशन भेज दूंगा आपको 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो यार मैं तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है वो मैं करूंगा, बाकी मेहनत है आपकी कितनी हो सकती है वो करो। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, यहाँ पे सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ focal length is equal to 10 centimeter and height of image is double the height of object, then find out the possible position of object। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दूंगा मैं भी। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पहली बात आईआईटी एडवांस में नहीं, एक्चुअली ये मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, शायद मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, पर ये आईआईटी एडवांस इसलिए नहीं बोलूं, आईआईटी एडवांस इसलिए बोलूंगा कि हमारे टाइम पे आईआईटी का अलग एग्जाम होता था और एआईई यानी आईआईटी में अलग होते थे, अब दोनों एक साथ कर दिए हैं, तो मैं इसको आईआईटी एडवांस के लेवल का मानूंगा। तो इसको मान लो कि आईआईटी एडवांस के लेवल का एग्जाम है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अब इसके ऑप्शन भी तो बता देता हूँ आपको, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5 सेंटीमीटर, बी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सी आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एंड डी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक बात पे ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब है कि वो सारे आंसर वैलिड होने चाहिए आपके, जो इन चारों में से, मतलब यहाँ पे एक और बात लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे आया था, तो इसमें है कि मोर देन वन ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके आईआईटी एडवांस में, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। कैन बी करेक्ट का मतलब है कि हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे ही होंगे। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जब मोर देन वन वाले आते हैं तो बच्चों को लगता है कि एक से ज्यादा ठीक होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपके मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ट्राई करिए, आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, लेकिन एक छोटी ट्रिक है इसमें जो बच्चे भूल जाते हैं, और वो अगर वो जिसको ट्रिक लगानी आ गई वो समझ जाएगा, जिसको नहीं आई वो गलत कर देगा। करिए क्वेश्चन, ट्राई करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन करना। आशीष जी बिल्कुल सही किया आपने, बहुत बढ़िया। सुनो, अब इसने इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये मोर देन वन टाइप है, और उसने एक शब्द लिख दिया है यहाँ पे पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी में आप लोग जानते हो कि कॉनकेव मिरर में आपके दो, कॉनकेव मिरर में आपके दो केस पॉसिबल है। क्या एक केस क्या पॉसिबल है कि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इधर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ के इधर रखता है, कहीं भी रखा हो ऑब्जेक्ट, यहाँ फोकल लेंथ के इधर रखा हो, तो उसकी इमेज हमेशा हमेशा फोकल लेंथ के इधर बनती है, और रियल बनती है, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, हाँ के ना। जब भी आपका फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा है, तो इमेज भी क्या बनती है, फोकल लेंथ के बियॉन्ड ही बनती है, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और उसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। इस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो HI/HO होता है, और वो हमेशा क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, हाँ के ना, वो होता है हमेशा नेगेटिव। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कॉनकेव मिरर में, एक केस ऐसा भी होता है कॉनकेव मिरर में, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा होता है, ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा होता है, और उस टाइम पे जो बच्चों इमेज बनती है आपकी, उस टाइम पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है आपकी, वो बनती है वर्चुअल बनती है, और दूसरी बनती है क्या, उसका नाम क्या होता है, इरेक्ट। और जब इरेक्ट होगी तो उस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो HI/HO, वो क्या होगा आपका, वो उस केस में आपका पॉजिटिव होगा, राइट, बिल्कुल होगा पॉजिटिव। तो मैं एक और बात पे ध्यान दो यहाँ पे, एक और बात पे ध्यान दो यहाँ पे, इस सवाल ने जब इस बात को लिखा इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ जो भी है, उसने ये भी लिखा साथ में, एक सेकंड, हाँ, उसने ये भी लिखा कि हाइट ऑफ इमेज इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसने सिर्फ ये लिखा है कि हाइट ऑफ इमेज डबल है ऑब्जेक्ट की, उसने ये थोड़ा लिखा ऊपर है नीचे है इन्वर्टेड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं। तो उसने सिंपल ये लिखा है कि हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी, डबल ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है।
इसमें अब बात ये होती है कि इसको एक बच्चा क्या बोलता है, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 2 ले लेता, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। पर बात ये है दरअसल कि उसने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया पॉसिबल, एक शब्द लिख दिया पॉसिबल। और अगर पॉसिबल लिख दिया और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन ऑप्शन वाला करेक्ट है, तो इस केस में चांसेस हैं, उसने सिर्फ ये लिखा है कि एच आई अपॉन एच ओ, उसका मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा, उससे आपसे बोलना चाह रहा है कि एच आई का मॉड यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो दुगनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर फर्स्ट केस में लेके चलूं, अगर मैं लेता हूं फर्स्ट केस कि आपका रियल इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं रियल एंड इन्वर्टेड केस का, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का, तो उस टाइम पे आपकी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उस केस में आपका एच आई इज इक्वल टू -2 टाइम्स एच ओ लिखना पड़ेगा। उस टाइम पे जो आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो आपका -2 हो जाएगा, और इसको आप लिखोगे -v अपॉन u, और यहां से v क्या निकल के आएगा आपका 2 टाइम्स u के बराबर निकल के आएगा। और ये केस कोई नहीं लेके चलता। तुम लोग एक बात पे ध्यान लगाया तुम दिमाग, भाई कॉनकेव मिरर में मैक्सिमम केस तो रियल एंड इन्वर्टेड वाले होते हैं, कॉनकेव केस में आपके मैक्सिमम केस रियल और इन्वर्टेड वाले होते हैं, लेकिन जो तुम लोगों ने सॉल्व करके आंसर 5 निकाला है ना, वो सिर्फ आपने वर्चुअल वाले केस का निकाला है। मतलब मैक्सिमम वाले केस में, मैक्सिमम केसेस में आपका कॉनकेव मिरर में इमेज रियल होती है, लेकिन जो आप लोगों ने आंसर निकाला है ना, सबने आंसर जो -5 निकाला है वो आपने वर्चुअल इमेज मान के निकाला है। तुमने ध्यान दिया इस बात पे? मतलब तुमने तो सिर्फ एक केस वाले को सॉल्व कर दिया, दूसरा केस कौन सा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपने सॉल्व किया ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाऊंगा। बच्चों ये गलती मत कर देना, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा -10 लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अब यहां से मैं क्या सॉल्व करूंगा, 1/v को रख दूंगा 2u, 1/u को रख दूंगा 1/u, ठीक है, और यहाँ पे 1/f कितना हो जाएगा -10। अब बस इसको तो सॉल्व करना है, हर बच्चा इसको प्यार से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका, this will come out to be 3/2u is equal to -1/10। काटा पिटी मचाओगे, आंसर यहां से पाओगे -15 सेंटीमीटर, जो कि किसी ने भी, सिर्फ एक बच्ची को छोड़ के किसी ने भी उसका आंसर 15 नहीं दिया था। बाद में तृप्ति जी ने भी इसका आंसर दे दिया था, बट हैप्पी जी ने भी दिया था, बाद में दिमाग लगाया आप लोगों ने। ठीक है, पर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो रियल इन्वर्टेड होती है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा आपका कि अगर इमेज क्या है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन फिर वही वाली बात, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज नहीं बता दी मैंने कि आपको मैंने बहुत हाई टाइप की कैलकुलेशन करवा दी हो, या मैंने बहुत खतरनाक कंसेप्ट घुसेड़ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज किया है, जिसको केसेस के बारे में पूरी जानकारी, मैंने कहा था केसेस रट लो, मैंने कितने बार कहा था केसेस रट लो, तो जिनको केसेस की जानकारी, वो बच्चा ये क्वेश्चन कर जाएगा आपका। और यही फर्क है आईआईटी में, नीट में, और आपका आईआईटी मेंस में, एडवांस में। ठीक है, ये हो गया। उस केस में आप एच आई इज इक्वल टू सिंपल 2HO लिखोगे, बट मैक्सिमम बच्चों ने यही किया होगा, सिर्फ यही वाला केस दिया था, इसको -v/u लिख लिया था, और यहाँ से v इज इक्वल टू -2u आ गया था। उसके बाद मिरर फॉर्मूला लगाया होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f किया होगा, और 1/v क्या है आपका, वो हो जाएगा -1/2u, और यहाँ पे 1/u हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा -1/10। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2u हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/10 हो जाएगा, और u की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी आपकी, u विल कम आउट टू बी -5 सेंटीमीटर। पर याद रखो ये वर्चुअल वाला केस है, जो कि एक ही होता है, आप तो सबके सब एक ही केस निकाल के आ रहे हो। अच्छा, अगर सर ये क्वेश्चन नीट में आ जाए, या ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आ जाए, जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो तब क्या करेंगे, तब कौन सा आंसर लेंगे, -15 वाला या 5 वाला, क्योंकि सर -15 तो आपका रियल इन्वर्टेड और मैक्सिमम केस रियल इन्वर्टेड होते हैं। तब क्या करेंगे, तब बच्चों आप सिर्फ ये वाला केस करोगे। क्यों, क्योंकि उस केस में अगर उसने आपसे बोल दिया हाइट ऑफ इमेज इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप सिर्फ प्यार से बस इतना ही लिखोगे। अगर नीट में और सिंगल करेक्ट होता तो आप सिर्फ यही लिखते बस, और यही लिखते तो m इज इक्वल टू 2 लेके आप इसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते, अगर सिंगल करेक्ट होता तो। पर क्वेश्चन ने एक तो पहली बात पॉसिबल लिख दिया, दूसरी बात उस जो क्वेश्चन था वो मोर देन वन टाइप का था, तो उस क्वेश्चन में आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी। आई होप कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सही कर दिया तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहली बात तो कि आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 5 भी हो जाएगा, और इसका आंसर आपका 15 भी हो जाएगा। क्वेश्चन शायद मेरे टाइम पे आया था, मुझे याद आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन में आज जो आपको ऐसा कराऊंगा ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं सकते, या आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे, पहली बात तो मैं समझाऊंगा तो समझ में तो आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहां से उठाया जा सकता है।
ये क्वेश्चन तो मैंने नोट्स में भी एक दो क्वेश्चन करा दिए अच्छे अच्छे। चलो अब पूछते हैं नई जगह पर। बच्चों मैंने एक बात बताई थी, अपना वो कर लेना जरूर, क्या कहते हैं उसको, एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार जरूर लगा लेना, जरूरी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगा लेना एक बार पक्के से। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ये हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि एक क्या है, आपको ऐसे मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा, स्क्वायर वायर फ्रेम, ये क्वेश्चन शायद नीट में आया है कि आईआईटी मेंस में आया, किसी एक जगह आया, मुझे याद नहीं कहां से आया, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन लास्ट लिखते हैं। ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है बच्चों, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। अ स्क्वायर वायर फ्रेम ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर स्पेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाया करो हमेशा, इतना पढ़ के डायग्राम बनाते मैंने, एक फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर का, एक कॉनकेव मिरर बना दिया मैंने आपका, ठीक है। चलो मैं फिगर बना रहा हूँ, आप लोग करो ना, जो बच्चे कर रहे हो करते रहो, मैं किसी को करने थोड़ा मना कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है -50/3। बट बेटा बी नहीं चाहिए मुझे, मुझे एरिया चाहिए, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता निकल के, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया, आ गया हाँ। तो ये आपका निकल के, आप बोल रखा है साइड 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है। चलो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सही कर रहे हो लगभग। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक मैंने ऐसे स्क्वायर फ्रेम रखा है, ऐसे स्क्वायर फ्रेम का जिसका सेंटर क्या है आपका, यहाँ पे देखा जाए सेंटर ऑफ द वायर फ्रेम इज ऑन द एक्सिस ऑफ द, और इसका जो साइड है वो कितने की है, सारी साइड 3 की, स्क्वायर है ना, तो सारी साइड 3 की है, ठीक है। सारी साइड 25/9 आ रहा है शोमाला जी की, तो ये आपका 3 देखो, सारी साइड 3 की है। चलो ये वाली बात भी हमको समझ में अच्छे से आ गई। अब समझो सारी बात, सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो बात ये है दरअसल, बात ये है दरअसल कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि अगर तुम सामने से देखो तो सामने तुम्हें क्या दिखाई देगा कि एक ऐसे क्या रखा है, ऐसे आपका एक स्क्वायर रखा है, इसकी एक साइड दिख रही है, और ये आधा आधे पे, यानी ऊपर आपका 1.5 नीचे 1.5, क्या उससे मतलब टोटल कितना है, 3 है, ठीक है। अगर जो भी इमेज बनेगी, जो भी इसकी जैसी भी इमेज बनेगी, वो या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, जैसी बनेगी वो भी तो ऐसी बनने वाली है। तो जैसी भी इमेज बनेगी वो या तो ऐसी बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ठीक है। तो फर्क क्या आ रहा होगा आपका, फर्क बस एक चीज में आएगा, किस चीज में फर्क आएगा सर, फर्क निकल के आएगा मेरा हाइट में, जो भी फर्क निकल के आने वाला है मेरे क्या होगा, देखो सुनो, मान लो पहले आपका ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा था, या तो इमेज बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, मान लो बड़ी हो गई तो बाद में ऐसा दिखेगा। तो इन दोनों फर्क क्या आया सर, फर्क किया है कि स्टार्टिंग में अगर इसकी हाइट ये हुआ करती थी, यानी एच ओ हुआ करती, तो बाद में हाइट क्या हो गई होगी, बाद में हाइट एच आई होगी, बस। अगर स्टार्टिंग में हाइट एच ओ थी तो स्टार्टिंग में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर, वो एच नॉट स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर एच नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो बाद में एरिया क्या हो जाएगा, बाद में जो एरिया इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एच आई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर ये भी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एच आई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मेरा सवाल क्या है, मुझे एच आई स्क्वायर निकालना है। अब एच आई स्क्वायर कहां से निकालूं, क्या एच आई स्क्वायर निकालने के लिए मुझे एच आई निकालना पड़ेगा, हाँ सर एच आई निकालना पड़ेगा। तो उल्टा सोचो, क्या एच आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सर, एच आई निकालने के लिए क्या मैं एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का यूज कर सकता हूँ, हाँ सर यूज तो कर सकता हूँ सर, लेकिन उसमें मुझे वी नहीं पता है। तो वी निकालने के लिए क्या, क्या वी निकालने के लिए मैं आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का यूज कर सकता हूँ, हाँ सर ये भी यूज कर सकता हूँ। क्या इसका यूज करने पे मुझे v पता लग जाएगा। अब सुनो, v पता लगते ही मैंने इसमें डाल दिया तो मुझे एच आई पता लग गया, एच आई पता लगते ही मुझे एरिया ऑफ इमेज भी पता चल जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, अगर इतना कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बस सवाल खत्म है। आपका मेन मुद्दा क्या है, मुझे एच आई निकालना है, एच आई निकालने की पूरी जद्दोजहद है यहाँ पर, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना ही था। अब सुनो करते हैं कोशिश क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मेरी बात समझा कि मुझे बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये, तो एक काम करते हैं अपन सब कुछ वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। मैं एक फॉर्मुला भी आपके सामने यहाँ पे दे दूंगा, सब कुछ वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे समझने में, हाँ सर ये तो होता ही है। अब मैं इसको अगर वेरिएबल में सॉल्व कर रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं रिपोर्ट कर रहा अभी, क्या मैं -1/u लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। याद करो मैंने आपको बोला था, मैंने पिछले एक फॉर्मुला भी किताबें जनरल लिख देती है, मैं नहीं लिखता, पर वो फॉर्मुला लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका u माइनस एफ अपॉन एफ यू हो जाएगा, हाँ सर u माइनस एफ अपॉन एफ यू हो जाएगा, सही लिखा है ना ये, हाँ सही लिखा है, u माइनस एफ अपॉन एफ यू हो जाएगा, हाँ सर ये बात भी आपने सही लिख दी। यहाँ से v क्या निकल के आएगा सर, v निकल के आएगा मेरा
एफ यू अपॉन यू माइनस एफ निकल के आएगा। हाँ सर ये समझ में आ गया, ये निकल के आ गया। चलो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे जो एच आई निकालना है उसको निकालने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ता है, उसको निकालने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन का यूज करना पड़ता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, माइनस वी अपॉन यू होता है। ठीक है सर, एम क्या हो जाएगा माइनस वी, वी क्या है ये, तो इसको मैं रखूंगा यहाँ पे, तो माइनस एफ यू अपॉन यू माइनस एफ अपॉन यू रखूंगा, काटा पीटी बचाऊंगा, यू से यू कट जाएगा, तो एम क्या निकल के आएगा सर, सर एम निकल के आएगा मेरा एफ अपॉन एफ माइनस यू निकल के आएगा। सही आंसर आ रहा है बाद में कुछ बच्चों के, फैज का आंसर सही आया है, आकाश का आंसर सही आया है, अर्शी का आंसर है बहुत बढ़िया, अंशा जी का आंसर सही है, बहुत प्यारा, मजा आ गया। तो एम का क्या फॉर्मूला निकल के आया, एम निकल के आएगा आपका एफ अपॉन एफ माइनस यू निकल के आ गया। अब सुनो, अब सुनो, देखो जो कंसेप्ट निकाल समझ में आ गया ना, जिसको ये वाला कंसेप्ट मैंने जो साइड में बताया था, ये जिसको समझ में आ गया वो तो फिर सवाल आसान आंसर करेगा, फिर तो बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ एम आ गया। अब मैं तो सब कुछ वेरिएबल सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, मेरा काम है एच आई। अब मैं जानता हूँ कि एम क्या होता है, तो एम होता है मेरा एच आई अपॉन एच ओ। मेरा मेन मोटिव क्या था, एच आई निकालना था। एच आई निकालना था तो क्या हो जाएगा, एच आई क्या हो जाएगा, एम इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, मेरा मेन मोटिव एच आई निकालना था, लेकिन एच आई तो सिर्फ मेरा एक चीज है, मुझे निकालना है क्या, एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगी सर, वो एच आई स्क्वायर हो जाएगी। और इसको क्या मैं आगे एम स्क्वायर एच ओ स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये एच ओ स्क्वायर क्या है, ये एच ओ स्क्वायर और कुछ नहीं, ये आपका एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। हाँ के ना, हाँ सर। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगी मेरी एम स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाली जो चीज मैंने आखिरी में लिख दी है, इस वाली चीज को आप चाहे तो याद भी कर सकते हो, कि कल को आपको एरिया जब निकाला जाए ना, तो कुछ मत करना, कल को आपको जब एरिया निकालने की बात करें इमेज की, तो आप एम स्क्वायर टाइम्स को ले लेना ऑब्जेक्ट के एरिया की। ये याद कर सकते हो आप फॉर्मूला, कि आपका देखो एक बात ऐसे समझो, ऐसे भी समझ सकते हो ना, देखो क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम होता है। अगर मैं इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यहाँ से भी तो आ सकता है। तो ये वाला सवाल भी एक बार नीट में पूछा गया सवाल था। ठीक है, ये वाला सवाल भी आपका नीट में पूछा गया सवाल है, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, एम स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से भी समझ आ सकता है, ये तो मैंने आपको प्रूव किया, पूरे इससे बेसिक तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता इस तरीके को, वरना आपको एक शॉर्ट हिंट से भी मैंने आपको एक तरह से प्रूव कर दिया, हिंट से भी आपको प्रूव कर दिया, पर वो थोड़ा सा तरीका सही नहीं है, तरीका जो मैंने आपको सामने प्रूव करना तो कर दिया। अब एम स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, एम स्क्वायर एम कितना निकाला मैंने, एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, जिन्होंने बी निकाल के सॉल्व किया वो भी सही है, जिन्होंने ये करके सॉल्व किया वो भी सही है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ओ का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, रितु जी वापस रिकनेक्ट करो, एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ हो जाएगा, कहाँ गया भाई एफ, हाँ एफ है आपका दे रखा है 25। अब इसमें आप माइनस में रखो प्लस में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका स्क्वायर लगा हुआ है, पत्थर भी रख दो। -10 अपॉन यहाँ पे -10, और यू कितना होता है, देखो यहाँ यहाँ ध्यान देना, यू आप लोगे कितना, यू लोगे -25, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका -10, साइन के साथ वैल्यू रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। -10 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और यहाँ पे एच आई यानी 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सब बच्चों सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका नीचे निकल के आएगा 15, और ऊपर निकल के आएगा आपका 10। 10/15 मतलब 2/3 हो जाएगा, 2/3 का होल स्क्वायर करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आंसर बचेगा 2 का होल स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। बहुत बच्चों ने 4 सेंटीमीटर आंसर निकाला है, और उन सब बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जिन्होंने ये किया है कि उन्होंने पहले बी, यहाँ पे एफ और वी को रख के, एफ और यू को रख के वी निकाल लिया होगा, फिर उन्होंने ऐसे निकाला होगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक एक चीज प्रूव करनी थी यहाँ पे, इसलिए मैंने पूरा का पूरा सवाल आपका उसमें सॉल्व किया। कई बार याद रखना क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है आपसे, एम भी पूछ लेता है इन टर्म्स ऑफ दिस, तो एम क्या हो जाएगा आपका एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन बन गया, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो देखो एक सवाल मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी आपको क्या कर दिए, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन में आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन साथ में कर दिए। ठीक है, आई होप कि हर किसी को ये क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल सही बात है फैज। ठीक है, आई होप कि सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। फैज आपका 2/3 होगा, -2/3 होगा फोकल लेंथ। ठीक है, चलो सुनो, फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन, क्या ये सबको क्वेश्चन समझ में आया है, जल्दी बोलो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
ये लेकिन अच्छा मतलब सिंपल में ही है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों में नहीं आता ये। तो सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अब मैं घुस रहा हूं प्रिज्म में, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल पाई बाय 3 इज पाई बाय 6। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कौन सा एंगल कौन सा दे दिया यहाँ पे। कैलकुलेट द calculate the velocity of light, calculate the velocity of light in prism। इस सवाल को अगर मैंने ऑप्शन दे दिया आपके एबीसीडी, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने कहा था आपको रटना चाहिए हमेशा, और रटा भी होगा सबने। लेकिन दिक्कत ये आपसे यहाँ पे म्यू नहीं पूछा गया है, आपसे वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा गया। लेकिन क्या शक है, मैंने आपको जब रिफ्रेश में पढ़ाते टाइम बताया था कि म्यू 1/μ2 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू λ2/λ1। ये वाला रिलेशन बताया था। जब भी आपकी लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो आपका ये सब केस होता है वहां पे। और ये इसमें क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। ये वाली सारी चीजें बताई थी क्यों रहती है सेम, क्योंकि आपने क्या माना, टाइम सेम माना था। पूरी चीज मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी थी स्नेल्स लॉ के बारे में। तो वो सारी चीज जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला लेक्चर उसमें जाकर देख लें। अच्छा एक और बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है, वो आपकी पड़ी हुई है। रे ऑप्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपकी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। आपका मन करेगा तो मैं आज आपको उस प्लेलिस्ट को इस वीडियो को इंक्लूड करके उस पर डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, और वो प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये किसी के लिए भी। तो यहाँ पे अगर म्यूपी अपॉन म्यू एस लिखा है तो मैं म्यूपी अपॉन म्यू एस को, मैं म्यूपी अपॉन म्यू एस को क्या साफ सी बात है कि वी एस अपॉन वीपी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सराउंडिंग्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्रिज्म लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन ऑफ A/2 हो जाएगा। अब मुझे बस ये, अब बस फर्क क्या है, मैंने P तो मेरा प्रिज्म हो गया, P तो मेरा प्रिज्म हो गया यानी वेलोसिटी प्रिज्म हो गया। S क्या हो गया, कुछ ना दिया हो तो मैं एयर लेके चलता हूँ। अब वेलोसिटी एयर तो हर बच्चे को पता होगी वो कितनी होती है आपकी, वो 3 × 10⁸ होती है। तो इससे एक बात तो पक्की है कि आपका इससी आंसर तो नहीं होने वाला है। नीचे आते हैं, बीपी मुझे निकालना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी लेकिन इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं कि आप कर ना पाओ। साइन डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है यहाँ पे, π/6 दे रखा है आपको डेल्टा, ये डेल्टा मिनिमम है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, अगर किसी का मन नहीं है अच्छे से देखने को, तो ए आपको कितना दे रखा है, ए आपको दे रखा है यहाँ पे π/3, और π/3 की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री होती है। और डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है आपको, डेल्टा नहीं, डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है आपको, π/6, और π/6 कितना होता है आपका, 30 डिग्री होता है, आधा उसका। तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका 90/2 निकल के आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइन A/2 यानी साइन 60/2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू आपको पता होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो वीपी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3 × 10⁸ हो जाएगा। साइन 90/2 यानी साइन 45, साइन 45 कितना होता है, √2 यानी नीचे आ जाएगा, सॉरी साइन 40 क्या होता है, 1/√2 यानी √2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साइन 60/2 यानी 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 है नीचे, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है, हर बच्चे को पता ही होगी, बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से निकालना है 3/2। तो आप जब इसको सॉल्व करते हो तो ये निकल के आएगा आपका 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू निकल के आती है, जो कि आपका आंसर क्या दे देगी, आपको आंसर दे देगी। हाँ 2.14 भी आ सकती है, लगभग 2.12 के आसपास मैं बता रहा हूँ आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का, योर आंसर विल बी ए। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस जिसको ये वाला कंसेप्ट पता है और ये फॉर्मूला पता है तो उसने क्या किया, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को उसने एक साथ मिक्स कर दिया और आपका आंसर निकाल दिया। आई होप कि हर बच्चे को क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बच्चों को करा रहा हूँ जिससे आपका प्रिज्म ना, प्रिज्म के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, मतलब प्रिज्म में जितने भी एंगल हो सकते हैं सारे एंगल निकालने हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि एक प्रिज्म दे रखा है आपको, और साफ सी बात है इसको देख के तो आप समझ ही जाओगे कि थिन प्रिज्म तो नहीं। देखो थिन प्रिज्म तो बहुत आसान होता है, थिन प्रिज्म तो बहुत सिंपल, μ-1 × a एक फॉर्मूला होता है बस, उसका और कोई फॉर्मूला है नहीं। तो प्रिज्म में तो हम थिन प्रिज्म का तो हम सवाल करना ही बेकार है। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है कि एक इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से, एक इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से, और ये नॉर्मल बनाती है, और यहाँ पे एंगल बना रही है 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल बना रही है 45 डिग्री। सवाल में पूछा है सारे एंगल, जितने भी एंगल तुमने प्रिज्म में पढ़े हैं, फाइंड एंगल ए, एंगल आई, एंगल R1, एंगल R2, एंगल ई, सारे एंगल, इसके अलावा और एक और एंगल बचा ना,
डेल्टा, जितने भी एंगल बच्चे हो सकते हैं आपके, जितने भी एंगल पॉसिबल है एक प्रिज्म के अंदर, वो सारे के सारे एंगल निकालने हैं और सबको आपको ऑर्डर के हिसाब से निकालना है। सबसे पहले बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का आंसर तो करना मत, गलती से मैं मार दूंगा। एंगल ऑफ प्रिज्म का आंसर तो करना ही मत गलती। 70 मतलब 70 से बहुत गंदा आंसर आएगा। आप एक काम करो, उसको 75 ले लो। तो इसका तो आंसर कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी आंसर कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 45। तो ये बाकी आपका काम है R1 R2, R1 निकालना, R2 निकालना, एंगल ई निकालना, एंगल पर इसके लिए मुझे आपको इसका म्यू भी देना पड़ेगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ किस लगाओगे। तो म्यू आपको मैंने दे रखा है, इसका √2 दे रखा है मैंने। म्यू ऑफ प्रिज्म जो आपको दे रखा है वो √2 दे रखा है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका है, आपको निकालना है R1 R2 ई और डेल्टा की वैल्यू निकालनी। जल्दी निकालो क्वेश्चन। √2 की वैल्यू 1.4 मत लो बेटा, √2 ही लो, उससे थोड़ा इजी होगा सॉल्व करना। और कुछ ना दिया गया हो बाहर तो एरी लेके चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन हार्ड नहीं, बस आपको 2 बार नेशनल लगाना है। और डेल्टा का फॉर्मूला जो तो मैंने आपको बताया था, ये थिन प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं है। थिन प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा होता है, ये एंगल तो बहुत बड़ा है, 75 डिग्री। करिए क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम छुट्टी कर देंगे आज क्लास की। ये पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया बिना रिकॉर्डिंग के, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, तब तक आप ये क्वेश्चन जो है इसको लिख लो। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक आपका ये लेंस है, एक ये लेंस है। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सा लेंस कौन सा है, पर आपको खुद पहचानना कौन सा लेंस कौन सा है। और इन दो लेंस के बीच का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस का सवाल आपसे पूछा है। फाइंड द इक्वलेंट फोकल लेंथ आपसे पूछा गया है। फाइंड द इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, निकालिए आप इसका आंसर। डायग्राम तो बना लिया होगा सबने। दो आपके लेंस इस तरह से दे रखे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 10 10। आप आंसर बताइए, तब तक मैं पिछले वाले की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो देखो, तो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था आपका, उसको मैंने गलती से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आप पहले ये वाली सरफेस लोगे। ये वाली सरफेस जो बच्चा बाद में देखेगा उसके लिए, ये वाली सरफेस लोगे। इस वाली सरफेस पे क्या लगाओगे आप, स्नेल्स लॉ लगाओगे। तो ये वाली सरफेस है, इसमें आई क्या हो गया 45 डिग्री, यहाँ का म्यू क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ अंदर क्या होता है, एंगल R1 होता है, इसका म्यू क्या है 2 √2। आपने स्नेल्स लॉ लगाया 1 × sin 45, इसको √2 sin R1 निकाल दिया। म्यू 1 sin I1 इज इक्वल टू म्यू 2 sin R1। और इसको सॉल्व करने के बाद आप R1 को आराम से 30 डिग्री हर बच्चा पा सकता है। R1 आते ही दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता था कि किसी भी लेंस में आप A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दे सकते हो। R1 पता लगा लिया आपने, A पता है आपको, तो यहाँ से R2 बड़े आराम से 45 डिग्री निकाला जा सकता है। दूसरी बात मैंने क्या किया, E निकालना है। तो E कहाँ से होता है सर, E मेरा इस वाली सरफेस पे होता है, सेकंड वाली सरफेस पे E होता है। यहाँ पे सेकंड वाली सरफेस पे मैंने स्नेल्स लगा दिया। मुझे क्या पता है R2 45 डिग्री है, बाहर का म्यू 1, अंदर का म्यू √2। E आपको निकालना है। फिर से आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने अपना प्यारा दुलारा स्नेल्स लॉ लगा दिया। जब लगाते तो √2 × sin 45 डिग्री 1 × sin E, और इसके इस्तेमाल से आपने देखा sin E को 1 निकल के आता है और E की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। जब E 90 डिग्री होता है तो इस केस को हम ग्रेजिंग इमरजेंस के नाम से पुकारते हैं। और अगर आगे की बात करें तो आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे आपका जो डेल्टा है वो I + E - A हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, और इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर मैंने 60 डिग्री पा लिया। चलिए तब तक आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, करिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई। प्लस के वही क्वेश्चन बच्चा सोल्व कर पाएगा। मैंने बताया था, अगर लेंस चिपके हुए होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाले केसेस में अगर लेंस चिपके हुए होते हैं, तो उस केस में तो आप क्या करते हो, उस केस में तो बड़े आराम से आप फॉर्मूला लगाते हो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि लेंस चिपके हुए नहीं है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो मैंने इस डिस्टेंस को d मान लिया। उस केस में फॉर्मूला क्या निकाल के बताया था मैंने आपको बताया था f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1f2। बच्चे छोड़ नहीं सकते ऐसी चीज को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा, तो ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, बच्चों क्वेश्चन करने के बाद भी गलती क्या करते हैं, आप F1 और F2 को गलत रख देते हो। F1 F2 को साइन के साथ रखना है हमेशा, ये वाली बात है। अब ये क्या है आपका, ये आपका जो पहले वाला है, ये आपका कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी मिरर नहीं लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो क्या होगी, आप +10 लेके चलोगे। अब ये लेंस कौन सा बना हुआ है, बच्चों को ये डाउट होता है ये लेंस कौन सा है, तो ये लेंस आपका बच्चों कॉनकेव लेंस है। ये लेंस कौन सा है आपका, कॉनकेव लेंस। याद करो मैंने आपको बताया था सिंबल भी होते हैं, इस लेंस को हम इस लेंस को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपका कॉनकेव लेंस को कभी कभी इस तरह से। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, शायद शायद ये क्वेश्चन नीट का है। बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि या तो पढ़ के नहीं गए ढंग से, या उनको बताई नहीं गई उतनी चीज। ये सिंबल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1/f इक्विवेलेंट निकालना है बस। अब तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव, क्योंकि जब आप इसकी रे बनाते हो ऐसे, तो ऐसे जाती है, तो ये पीछे की तरफ बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 1/f1 क्या होगे 1/10 लोगे, 1/f2 क्या लोगे 1/10 लोगे, माइनस डी आपको 20 ले लोगे, 1/10 इंटू -10 साइन के साथ वैल्यू रखना वरना गड़बड़ कर दोगे। 1/f इक्विवेलेंट, तो ये आपको क्या निकलेगा यहाँ पे
10 निकलेगा, यहाँ पे प्लस 20/100 निकलेगा, काटा पीटी मचाओगे, आंसर पाओगे 2/10, 2/10 आपका हो गया। सही किया गलत किया? कहाँ गलती हुई भाई? 2/10, 2/10, 5, मेरे से गलती कहाँ हुई? ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, -10 लेना था यहाँ पे। -10 लेने से क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, मैंने तो गलती यहाँ पे को जल्दबाजी में समझाने के चक्कर में, एक सेकंड, फोकल लेंथ नेगेटिव साइन के साथ आएगा दूसरा वाला। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना इसको और इसको उड़ा दोगे, क्योंकि ये +1 में बैठे -1 बैठे हैं, तो एफ इक्वलेंट क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ पे निकल के आ जाएगा +20 बाय प्लस में हो जाएगा कि नीचे भी माइनस था, 10 × 10 काटा पीटी मचाओगे, आंसर पाओगे, ये 1/5 निकल के आएगा। तो फोकल लेंथ क्या निकल के आ रही है आपकी, एफ इक्वलेंट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सवाल को मुझे मान लो IIT लेवल का बनाना है, या इस सवाल को मुझे आपका बनाना है एडवांस लेवल का बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, अब इस सवाल के सामने ना एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा, ऑब्जेक्ट रखने के बाद बोलूंगा मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, और इसका डिस्टेंस दे दूंगा यहाँ से, कहीं से डिस्टेंस देता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस दे दिया, कहीं से डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया मैंने, बोला कि बताओ अब कहाँ इसकी इमेज बनेगी, क्या बनेगी, वो सब जो फालतू दिखाने वाली चीजें हैं, तो उसके हिसाब से भी आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चन कर। तो क्या कर दिया आपने, एफ इक्विवेलेंट निकाल दिया, अब एफ इक्विवेलेंट निकाल दिया, प्लस निकल के आया है, और ये क्या है, लेंस है ना, अगर प्लस है तो आज का मतलब फाइनली आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ से आपका जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका डिस्टेंस आपको दिया गया होगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड करना है तो कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन को आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा और क्वेश्चन को हार्ड बना देगा, पर यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है, क्वेश्चन को सिंपल रखना है, क्योंकि एग्जाम को क्वेश्चन था, उसमें इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है। ठीक है, दे दो क्वेश्चन बना के, तो क्वेश्चन बना के तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, पर बात ये कि भाई हर टाइम लिमिट होती है ना, आप कितना पढ़ा देंगे एक क्लास में। ठीक है, तो मैंने आपके यहाँ पे आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करें, तो मैंने आज की क्लास में आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे आपके रे ऑप्टिक्स पे उनको कवर किया है, कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ भी दिए, जो भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे किसी के हिसाब से हो, चाहे IIT हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका एडवांस हो, किसी के हिसाब से भी हो आपका, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं, समझाने की कोशिश करी है, और उनको सबको कवर भी किया है, उन सबको मैंने कवर भी किया है। आई होप कि ये वाली क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट मुझे जो चीज बतानी है, आपका इस संडे को एक टेस्ट है, ठीक है, इस संडे को आपका टेस्ट है, जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाद में फिर थोड़े 1-2 हफ्ते बाद में हम एक और टेस्ट लेंगे जिसमें पूरा रे ऑप्टिक्स आएगा, तब तक आप सारे क्वेश्चन भी लगा लोगे मॉड्यूल के ना। तो ये रिफ्लेक्शन लाइट जिसमें आपका प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर नहीं आएगा, या फिर जो हमने टेस्ट 2-1 ले चुके हैं, जो हम टेस्ट 2-1 ले चुके हैं उसका सिलेबस छोड़ के बाकी जितना भी सिलेबस है वो सब उस टेस्ट में आएगा। फिर से वही वाली सारी बातें, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें रूल तो आपको मैं बाद में बता ही दूंगा। टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी ये भी हम उसी दिन बताएंगे, उससे एक दिन पहले बता दूंगा जो भी होगा। ठीक है, बाकी आप लोग प्रिपेयर इसको अच्छे से करें, और जो भी बच्चा जीतेगा उसको इनाम तो मिलता ही है, हर किसी को पिछले बार ही मिला था, पिछले बार मनदीप जी ने 51 रुपए का इनाम जीता था, इस बार देखते हैं वो कौन जीतता है। होप कि कोई नया बच्चा आए, और आई होप कि मनदीप जी उतना अच्छा करें कि उनको भी मिले। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कृपया करके क्वेश्चन लगाते रहो, कृपया करके मॉड्यूल सॉल्व करते रहो, कृपया करके आपको किसी और टेस्ट सीरीज मिलती है उनको लगाते रहो, और उनको डिस्कशन ग्रुप पे जरूर डिस्कस करो। डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्कशन आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए बच्चों आज की क्लास हम फिर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और उसमें हम मिलेंगे आपसे, और इसको नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कर देना गलती से ही मिस मत कर देना, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया तो साथ में आपके बहुत सारे चैप्टर गायब हो सकते हैं। ठीक है।